हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। तो बच्चों आज केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 मतलब पार्ट सेकंड आज यस ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट लेक्चर। और इसमें मैं ग्रुप सेकंड के बारे में बात करूँगा और जितनी भी चीज़ें हो हम जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। और आप लास्ट तक बने रहिएगा, एकदम धमाकेदार बढ़िया से आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का क्लियर होगा। बस आपको क्या करना है, बस वही एक काम करना है कि आपको कंटिन्यूअस लगातार आपको कंटिन्यूअस देखना है, वीडियो को समझना है और फिर अपने माइंड में फीड करना है। दैट्स ऑल। और आपको कुछ भी नहीं करना है बस। और आप तो क्या कर सकते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी की क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करिए। तो दिन बाद हमने ये भी सोचा है कि ये भी प्लान बनाया है कि लास्ट सेशन लास्ट मोमेंट में आपका PYQ जितने भी हो वो भी आपका सॉल्व करवाया जाए। लेकिन अभी जैसे कि बच्चों अभी बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होगा कि एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है हमारे यहाँ। और जैसा कि 11th का समाप्त हो चुका है, 12th का स्टार्ट हो रहा है। 12th का हमें लगता है केमिस्ट्री में बात कर दी जाए तो 11th का चल रहा है ना, यस ब्लॉक एलिमेंट इनऑर्गेनिक पोर्शन। फिर इनऑर्गेनिक पोर्शन के बाद ऑर्गेनिक पे आया जाएगा। तो बस मिनिमम हम लोग का 7 मई से पहले मतलब अप्रॉक्स 15 से 20 डेज आपको रिवाइज करने का समय दिया जाएगा। उसके बाद कोई लेक्चर अपलोड नहीं होगा। बस आप लोग का क्या करना होगा, रिवाइज। वो आपका टाइम खुद का होगा, कोई लेक्चर नहीं, कोई वीडियो नहीं। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस 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 एंड दैट्स ऑल। आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब आप तो इतना जानते हैं कि आपके यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे जान चुके हैं कि भाई यहाँ पे यस ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर ले लिया है। जो बच्चे अभी तक यस ब्लॉक लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखे हैं वो जाते पार्ट फर्स्ट देते। फिर जैसे कि आपको क्या होगा कि जब आप सीरियल वाइज पढ़ोगे तो आपको और अच्छा लगेगा और अच्छे से समझ में आएगा और हर एक लाइन बाय लाइन आपको अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आप इस पे देख रहे हो तो ये ग्रुप सेकंड के पहले मैंने 2 पैराग्राफ छोड़ा हुआ है, वो सारा कवर करके फिर ग्रुप सेकंड पे आऊँगा। फिर उसके बाद अपना चैप्टर स्टार्ट होगा। दूसरी चीज़ बच्चे, टाइम बहुत कीमती है, दैट्स ऑल। आप तो टाइम नहीं बर्बाद करना है, एक टाइम नहीं बर्बाद करना है। मान लो तुम हार माने हो तो सो जाओ, फिर उठो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, दैट्स ऑल। आपको कुछ भी नहीं करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम सिवाय एक काम कर सकते हो, वो मेहनत। और वो मेहनत आपको करना पड़ेगा, लास्ट तक आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप लास्ट तक मेहनत नहीं करोगे तो आपको कुछ भी अचीवमेंट नहीं होगा। हर टॉपर इंसान अचीव ऐसे सब लोग बोल देते हैं कि अचीव ऐसे नहीं हो जाते, वो भी मेहनत करते, वो भी एकदम जब तक तो से चलते हैं। तुम लोग की तरह समय नहीं बर्बाद करते, इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म से इधर प्लेटफॉर्म। वो एक मॉड्यूल एक सब्जेक्ट पढ़ाई करते हैं और एक जगह कंसंट्रेशन होते पढ़ाई करते हैं। रियलिटी फैक्ट ये है कि टॉपर वही बनते हैं जो एक जगह से पढ़ते हैं और एक जगह कंसंट्रेशन होते पढ़ते हैं। कहीं इधर उधर नहीं, इधर उधर कहीं नहीं भागते, वो एक जगह पढ़ते हैं। बेटा समय आपके पास भी है और इस समय का यूटिलाइज आपको ही करना है। तो ही मैं आपको क्या कर सकता हूँ, सिवाय गाइडेंस के अलावा और कुछ भी नहीं सकता। और मैं अपने आप तो जिस दिन बोलूँगा टीचर हूँ उस दिन मैं मेरा पद एकदम कम हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आई एम स्टूडेंट नॉट अ टीचर, बट आई एम गाइडेड फॉर यू। मैं गाइड कर सकता हूँ। जो इस समय बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं उनसे अभी निवेदन है कि वो पढ़ना शुरू कर दे। दैट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाइदर यू कैन नॉट क्रिएट योर टाइम नॉर डिस्ट्रॉय योर टाइम। इज योर लाइफ, इज योर everything that you can achieve or destroy for your life, but time is available that can you achieve your time. If you cannot achieve your time, that time is not achieve you. अगर तुम समय तो अभी नहीं अचीव कर रहे हो तो समय भी तुम्हें अचीव करने नहीं देगी, बल्कि दुगने दर्द से तुम्हें समय बताएगी कि मैं तैयार थी उस समय। ठीक है, मोटिवेशन हो गया। देखो मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि तुम्हें डिप्रेस करना। मेरा मकसद क्या है, जो भटके हुए, जो अभी
होली आने वाला है, बहुत सारे बच्चे इधर उधर भटक रहे होंगे, मन में ख्याल लाओ चला हो, इधर ढूंढ ले उधर ढूंढ ले। भाई कुछ भी ना करो, पढ़ने के लिए तुम्हें भेजा गया है, तुम प्लेटफॉर्म पे क्यों आए हो, पढ़ो बस। हाँ बच्चों, एक सबसे ज़्यादा एडिक्शन क्या होता है, वो शॉर्ट जो यूट्यूब पे शॉर्ट देते हैं बच्चे, उससे ज़्यादा ही तुम लोग तो एडिक्शन हो जाता है। बेटा कुछ मत करो, सीधे से सारी हिस्ट्री डिलीट मारो और दैट्स ऑल। अनसब्सक्राइब, जितने भी बेकार के लोग हैं वो अनसब्सक्राइब करो, और बस एक लोग का सब्सक्राइब करो जिससे तुम्हें पढ़ना है, और सिवाय और किसी का भी नहीं। यहाँ तक अगर तुम्हें लगता है मेरा भी वीडियो अच्छा या आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप अनसब्सक्राइब कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ पढ़ो मन से पढ़ो, सच्चाई से पढ़ो। इट इज़ योर लाइफ, इट इज़ योर लाइफ टाइम। आज नहीं मिलोगे, कल नहीं मिलोगे, लेकिन अगर तुम्हें लाइफ में सक्सेस मिल जाए तो तुम्हारा पद हमेशा से हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा। इसलिए डेट योर टाइम। मैं तो ही सब्सक्राइब लेने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं आपको सिर्फ पढ़ाने आया हूँ। पढ़ाने भी नहीं आया, मैं सिर्फ आपको समझाने आया हूँ बस। चलिए फिर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ पे छोड़े थे? शॉर्ट हाईलाइट, हाँ यहाँ हाईलाइट पे मैंने बता दिया था, शॉर्ट ऑर्थो एसिड पे था। चलो आवाज़ तो अब और बढ़िया से क्लियर आ रही होगी मेरी, ठीक है। हाँ बच्चों, मैंने एक कमेंट सेक्शन में देखा थी, एक बच्ची थी वो क्या नाम है, नोट्स मांग रही थी। तो बेटा आप टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे नोट्स आपके लिए अवेलेबल है, वहाँ पे देखो। फिर उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है बच्चा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो लो। फिर वहाँ से ज्वाइन में जितने भी मैंने पढ़ाया है आज तक, वहाँ पे सारा नोट्स, सारा एनसीईआरटी मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है। यहाँ तक मैंने और एक्स्ट्रा चीज़ें हर प्लेटफॉर्म पे मैंने आपसे ऐड किया है कि भाई कहीं से भी तुम्हें पढ़ने को मिला है तो वो पढ़ो तुम, दैट योर चॉइस। अब तुम्हें क्या करना है, ठीक है। बोला और जो एसिड आर दोज इन विद एसिडिक प्रोटॉन इन ऑन अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब बोला है कि और जो एसिड की बात कर दिया जाए तो इनमें एसिडिक प्रोटॉन होते हैं, जिसपे हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे एसिडिक प्रोटॉन होती है, ठीक है, विथ एन ऑजो ध्रुव। और वो कितने वो जो हाइड्रोक्सिल ध्रुव के ऊपर एसिडिक प्रोटॉन होते हैं वो कितने जुड़े होते हैं बाय दी सेम एटम, मतलब जैसे कि सेम एटम पे वो जुड़े होते हैं। अब जैसे तो फार्मूला दिया हुआ है, जैसे कि बाइकार्बोनेट H2CO3 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारी चीज दिए हुए हैं। देखते हैं क्या है। बोला है H2SO4 जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और फिर OH का होल ट्वाइस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रिपल स्टार करिए, यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है, आने का चांस है, ठीक है। फिर बोला दे आर जनरली सोल्यूबल, दे आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि वो भैया सोल्यूबल, वाटर में सोल्यूबल होते हैं कि नहीं। तो भाई यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे लिख देना दे कार्बोनेट M2CO3 एंड इन मोस्ट तेज, कहाँ पे था, सॉरी, हाँ, दे आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में तो सोल्यूबल ही है, लेकिन थर्मली स्टेबल भी है। इनके कार्बोनेट जनरली वाटर में भी सोल्यूबल है और एज वेल एज थर्मली स्टेबल भी है। दे आर कार्बोनेट, जैसे कि कार्बोनेट तुम कैसे लेते हो, M2CO3, M2 यहाँ यहाँ मेटल है और CO3 जाओ तो कार्बोनेट है। इन मोस्ट केसेस दी हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट, मतलब हाइड्रो कार्बोनेट बोलते हैं, MHCO3, जो कि हम बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। आल्सो आर हाईली स्टेबल टू हीट, हीट देने पे वो हाईली स्टेबल हो जाते हैं, तो ज्यादा ही स्टेबल हो जाते हैं। एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, अब आगे बोला एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ध्रुव। जब हम ध्रुव में नीचे की तरफ आए तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट। कार्बोनेट और जो एसिड की बात कर रहा है यहाँ पे, और कुछ भी बात नहीं कर रहा है, समझे। हाँ, फिर बोला जैसे कि लिथियम का, एक मिनट, एक मिनट बचा, हाँ चलो।
हाँ, फिर बोला है कि आर हाईली स्टेबल एंड हीट, इतना हो जा। अब बोला द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट इंक्रीज। देखो स्टेबिलिटी जैसे कि कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की इंक्रीज चलती रहती है, लेकिन अब लिथियम कार्बोनेट की बात कर दिया जाए तो लिथियम कार्बोनेट इज नॉट स्टेबल। क्यों नहीं स्टेबल है? क्योंकि उन्हें हीट देने पे वो कोई हायर ऑर्बिटल में नहीं जाते, बल्कि वो न्यूक्लियस के पास चिपके रहते हैं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिशन या बात कर सकते हो न्यूक्लियस पावर, उनकी रिड्यूसिंग पावर कम है, क्योंकि रिड्यूस होना नहीं पर उन्हें रिड्यूस होना कम पसंद है। वो न्यूक्लियस के पास मतलब उनके पास शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, वो न्यूक्लियस के पास चिपके होते हैं, इसलिए वो उन्हें हीट देने पे भी वो जल्दी अपना ऑर्बिट नहीं छोड़ते जाते हैं, इसलिए बोलते हैं लिथियम कार्बोनेट इज नॉट स्टेबल टू हीट देने पे लिथियम कार्बोनेट नहीं स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने अपने ही ऑर्बिटल में रहने चाहते हैं। ठीक है। लिथियम बीन वेरी स्मॉल इन साइज, लिथियम की साइज बहुत छोटी होती है, उनकी पोलराइबिलिटी जो होती है लार्जर होती है CO3 2 माइनस। इंपॉर्टेंट बात है, मैंने कल ही पढ़ाया है, कल नहीं परसों नहीं नर्सों में मैंने केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर लिया था, तो मैंने बोला था CO3 2 माइनस था, वहां पे मैंने वो बताया हुआ है स्ट्रक्चर, उसमें लोन पेयर बताया, उसमें सारी चीज बताया। जो बच्चे अभी तक नहीं देते हैं वो चीज देख लेंगे अभी लेक्चर होने खत्म होने के बाद। ठीक है। अब बोल रहे हैं आयन लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ मोर Li2O। Li2O ये क्या बनाता? ऑक्साइड। लिथियम क्या बनाता? ऑक्साइड। और सोडियम क्या बनाता? पर ऑक्साइड। और बाकी मेटल चित्र क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड। क्या बनाते हैं भैया? सुपर ऑक्साइड। बोला इट हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट एज अ सॉलिड। तो जब ऊपर जितने भी टेबल की बात कर दिया जाए, जो ऊपर रहते हैं वो भैया लिक्विड में रहते हैं कि सॉलिड में? भैया वो गैसेस में रहते हैं, फिर बीच में लिक्विड में रहते हैं, और जो लास्ट है लास्ट पीरियोडिक टेबल में मतलब ऊपर गैसेस फिर सॉलिड, सॉरी पहले गैसेस फिर लिक्विड फिर सॉलिड, ऐसे है। तो आप बोल क्या रहे हैं? लिथियम Li2O एंड CO2 इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ मोर CO3, मतलब इसी से ये लोग बने हुए हैं। ठीक है। बोले इट हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट एज सॉलिड। अब बोले जो इनके हाइड्रोकार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट, जिस फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते एज अ सॉलिड फॉर्म में इनके हाइड्रोजन कार्बोनेट एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब आगे से तो एनामॉल बोले एमालॉजस प्रॉपर्टी ऑफ द लिथियम। क्या बोल रहे हैं? एमालॉजस बिहेवियर या प्रॉपर्टी ऑफ द लिथियम। अब क्या है? द एनालॉजस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज ड्यू टू अ एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन क्या होता है? स्मॉल साइज टू इट एटम, मतलब लिथियम का एनामॉलॉजस बिहेवियर क्या हो सकता है? पहले ये होता है कि उसकी साइज बहुत छोटी होती है। दूसरा, इसकी पोलराइबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, हाई पोलराइबिलिटी। ठीक है। फिर बोला एट द रिजल्ट देयर इज इंक्रीज कोवैलेंट कैरेक्टर, और इनके पास कोवैलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा ही इंक्रीज होते हैं, मतलब ज्यादातर इनके जितने भी एटम होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो किससे जुड़ते हैं? कौन से बॉन्ड बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। और इसीलिए बोल रहे हैं लिथियम कंपाउंड व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसीलिए बोल रहे हैं जितने भी हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन करवाते हैं, तो ये लिथियम कंपाउंड जितने भी सॉल्वेंट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं या बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में। फॉर द लिथियम शो डायटोनल रिलेशनशिप। भाई साहब मैंने वहां पे बोला था, एक ट्रेड बताया था इससे पहले वाले में, लिथियम का डायटोनल रिलेशनशिप क्या होता है भाई? मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम व्हिच हैज बीन डिस्कस्ड सब्सिक्वेंटली, जो कि पहले तुमने पढ़ चुका है। ठीक है। अब आगे क्या बोला? पॉइंट टू डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर एल्कलाइन मेटल। अब बोला है कि क्या लिथियम और अदर एल्कलाइन मेटल में क्या डिफरेंस है, ये देखो। लिथियम इज अ मच हार्डर, लिथियम कैसा होता है? मच हार्डर होता है। ठीक है। फिर उसके बाद इट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाइयर देन अदर एल्कलाइन मेटल, मतलब लिथियम तो भैया पहले बहुत ज्यादा हार्डर होता है, लेकिन
और इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है बाकी अदर एल्कली मेटल से। लिथियम मेरा लीस्ट रिएक्टिव, ये ज़्यादा से रिएक्ट नहीं बनाता, ज़्यादा इधर उधर से दोस्त नहीं बनाता, ये बस इसी में दोस्त बनाता है। लिथियम इज द लीस्ट रिएक्टिव बट दी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये भैया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है एमंग ऑल दी एल्कलाई मेटल। भैया इंपॉर्टेंट बात है कि भैया जो लिथियम होता है इसका रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट बहुत तेज होता है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट मतलब समझे, तो ये ऑक्सीडेशन बहुत तेज चलता है, इसलिए ऑक्सीडेशन इतना होता है, तभी इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसकी रिड्यूसिंग एजेंट बहुत तेज है। ठीक है, बोला ऑन कंबसन इन एयर, अगर लिथियम तो एयर के प्रेजेंट में कंबसन कर दिया जाए या हीट दे दिया जाए तो इट फॉर्म मेनली मोनोऑक्साइड, ये क्या बना लेते हैं भैया, मोनोऑक्साइड, जो कि मोनोऑक्साइड भैया Li2O, और नाइट्राइल के प्रेजेंट में दे दिया जाए तो ये क्या बना लेते हैं Li3N, और लाइक अदर एल्कली मेटल, मतलब जितने भी अदर एल्कली मेटल की तरह ये भी लिथियम ऑक्साइड और लिथियम नाइट्राइड बना लेते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, अब बोले लिथियम इज अ डेली एंड क्रिस्टलाइन एज अ हाइड्रेट, इसलिए ये एक अपना सॉल्ट बना लेते हैं जिसका नाम होता है LiCl.2H2O, whereas अदर एल्कलाई मेटल क्लोराइड डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट। अब ये बोले हाइड्रेट होते या ये बोले हाइड्रेट होते, ये अपना सॉल्ट बना लेते हैं एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में, वो होता है जो कि हाइड्रेट होता है, जिसका फार्मूला होता है LiCl2H2O। ये मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था जहाँ पे मेटल हाइड्राइड मैंने पूरा चीज बताया था। मेटल क्लोराइड डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट, और मेटल क्लोराइड तभी हाइड्रेट नहीं बनाते, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, नोट कर लियो। फिर बोला लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन्ड इन अ सॉलिड, भैया लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में नहीं ऑब्टेन कर सकते हो, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था, इनकी साइज बहुत छोटी होती है, इनकी पोलराइजेबिलिटी बहुत ज़्यादा एकदम ज़्यादा होती है। ठीक है, while all other element form solid hydrogen carbonate। इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिथियम हाइड्रोकार्बोनेट मतलब लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये सॉलिड के फॉर्म में नहीं होते, लेकिन अदर एल्कली मेटल वो लिथियम तो छोड़ दिया जाए, अदर एल्कली मेटल वो हाइड्रोजन और कार्बोनेट के साथ सॉलिड फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, अब लिथियम अनलाइक अदर एल्कली मेटल फॉर्म नॉट इथेनाइड ऑन रिएक्शन विथ इथीन, जब लिथियम की हम इथाइन के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए, लिथियम कि हम इथाइन के साथ रिएक्शन करवा दें तो ये इथेनाइड नहीं बनाते हैं, इथेनाइड नहीं बनाते हैं, नो इथेनाइड नहीं बनाते हैं, जैसा कि अदर मेटल भी ये काम नहीं करते। ठीक है, फिर बोला लिथियम नाइट्रेट, अब लिथियम नाइट्रेट की बात कर रहा है Li2NO। ठीक है, when heated give lithium oxide Li2O, whereas other alkali metal nitrate decompose to corresponding nitrate। कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैंने पढ़ा ही दिया था। बोला LiF and Li2O are compressibility much less soluble in water। बोला लिथियम फ्लोराइड और लिथियम ऑक्साइड आर मच कंप्रेसिबिलिटी मच लेस सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में बहुत कम ही सोल्यूबल होते हैं, लीस्ट सोल्यूबल होते हैं देन द कॉरस्पॉन्डिंग अदर एल्कली मेटल। अदर एल्कली मेटल की बात कर दिया जाए तो ये इनकी बात कर दिया जाए तो ये वाटर में कम सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बोला है सिमिलरिटी बिटवीन द लिथियम एंड मैग्नीशियम इज पार्टिकुलरली striking and right without the similar size एटॉमिक मास, एटॉमिक रेडियाई जो लिथियम का होता है 152 पिकोमीटर होता है, इतना रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना तुम रखो तो लिथियम की जो ये मैचिंग में आएगा, लिथियम की जो आयनिक रेडियाई है या एटॉमिक रेडियाई है वो 152 पिकोमीटर होता है, और मैग्नीशियम का 160 होता है, और Li प्लस का 76 होता है, और Mg2 प्लस का 72 पिकोमीटर होता है। The main point of the similarity are
अब बोले बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर। क्या भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी तक तो तुमने लिथियम की बात कर दिया जाए, अब जो सेकंड के मैग्नीशियम की बात कर दिया जाए तो वो भी हार्ड होते हैं। क्यों भैया? क्योंकि ये दोनों डायगोनल रिलेशनशिप बनाते हैं। क्यों डायगोनल रिलेशनशिप बनाते हैं? क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टी काफी मैच करती है। एंड लाइटर बोले है, ये दोनों हार्डर मेटल और हार्डर एलिमेंट होते हैं अदर एलिमेंट के वजह में, मतलब अदर एलिमेंट के कंपेयर में लिथियम मैग्नीशियम हार्डर होता है, ठीक है, और बाकी अदर एलिमेंट लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं। लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली। भैया लिथियम मैग्नीशियम कैसे रिएक्ट? तेजिस तरह नहीं करेंगे, क्यों? वो न्यूक्लियस के पास है, इसलिए स्लोली रिएक्ट करते हैं विथ वाटर, वाटर के साथ। और ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड के साथ लेस सोल्यूबल होते हैं। और एंड डियर और हाइड्रो ऑक्साइड के साथ बोले तो जब हीट कर दिया जाए तो ये क्या बना देते हैं? नाइट्राइड। नाइट्राइड देते जब इन्हें वाटर के प्रेजेंट में, वाटर के नहीं, वाटर के प्रेजेंट में जब करोगे तो ये मच लेस सोल्यूबल होते हैं। लेकिन जब इनका हाइड्रो ऑक्साइड जो होता है वो हीट के प्रेजेंट में दे दिया जाए तो ये डिकम्पोज करते क्या बना लेते हैं भैया? नाइट्राइड और Mg3n2, ये दोनों नाइट्राइड बना लेते हैं, जैसे Li3n और Mg3n2 दी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विथ नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन पूछे जाने की आशंका हो सकती है, ठीक है। अब बोला दी एलिमेंट डी ऑक्साइड Li2O MgO डू नॉट कंबाइन विथ एसिड। एसिड अमाउंट मतलब ऑक्सीजन से ज्यादा मात्रा से ये लोग नहीं जुड़ते हैं टू गिव एनी सुपर ऑक्साइड, और ये ना ही सुपर ऑक्साइड देते हैं। दी कार्बोनेट ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोज इजिली ऑन हीटिंग फॉर्म दी ऑक्साइड एंड CO2। अब बोले कार्बोनेट, अगर लिथियम और मैग्नीशियम से कार्बोनेट की बात कर दिया जाए तो ये हीट देने के बाद, अगर हीट उन दोनों तो दे दिया जाए तो ये इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं, इजिली डिकम्पोज कर जाते हैं और क्या बना लेते हैं? ऑक्साइड और CO2 गैस में ये उड़ जाते हैं। ऑक्साइड बनाते हैं और CO2 गैस में ये लोग उड़ जाते हैं, ठीक है। सॉलिड एंड हाइड्रोजन, सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट आर नॉट फॉर्म बाय द लिथियम एंड मैग्नीशियम। भैया जब ये लोग डायगोनल है, इन लोग की प्रॉपर्टी काफी सिमिलर है, तो इन दोनों की हाइड्रोजन कार्बोनेट से नहीं बनेगा सॉलिड में। सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट आर नॉट फॉर्म बाय द लिथियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। अब बोथ LiCl MgCl आर सोल्यूबल इन एथनॉल। बड़ा इंपॉर्टेंट बात पूछेगा कि भैया LiCl और MgCl एथनॉल में कैसा होता है? एथनॉल में सोल्यूबल होता है। और LiCl MgCl टू आर डेलेक्ट्रेंट एंड क्रिस्टलाइन, और ये दोनों कैसे होते हैं भैया? क्रिस्टलाइन होते हैं और डेलेक्ट्रेंट होते हैं फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन। भैया ये फार्मूला याद कर लेना, LiCl.2H2O MgCl2.6H2O। ये एक्वस सॉल्यूशन जब ये बना लेते हैं तो यही फॉर्म बनाते हैं हाइड्रेट फॉर्म में, LiCl.2H2O MgCl2.6H2O। अब बोले इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ द सोडियम इंक्लूड सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ दी कंपाउंड एंड देयर यूज। अभी बता देते हैं क्या क्या है। बोले पहले सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O, जिसे हम बोलते हैं वाशिंग सोडा। अब देखो वाशिंग सोडा कैसे बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो पूछ लेगा सोडियम कार्बोनेट इज जनरली प्रिपेयर। तुम्हें लगता है ये डायरेक्ट पूछेगा? तब ही नहीं पूछेगा, ये एसेंशियल रीजन में पूछेगा। सोडियम कार्बोनेट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय द सॉल्वे प्रोसेस। रीजन बोल देगा इट इज मेड बाय अ सोडियम कार्बोनेट या वाशिंग सोडा। अगर दोनों सही है तब बोलो सही है, बोथ रीजन एंड असर्शन आर राइट। अगर दोनों में से ये गलत हो जाए तो भैया जानते हो अब तुम्हें क्या करना है। इन दिस प्रोसेस एडवांटेज इट टेकन ऑफ द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बोले इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत लो होती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वेयर बाई
इट दैट प्रेसिपिटेट इन द रिएक्शन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड से जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना देता है, पीपीटी। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट देगा। जब हमारा Na2CO3 बोला, जब ये इन्हें पहले क्या करना पड़ेगा, इस सोडियम क्लोराइड को हमें रिएक्ट करवाना पड़ेगा, और रिएक्ट करवाने के बाद हमें क्या पर्याप्त हो जा, वो पीपीटी पर्याप्त हो जा। और किसके साथ, सोडियम क्लोराइड का हम रिएक्शन करवाएंगे अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसके साथ भैया, NaCl और अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तब हमें क्या मिलता है भैया, एक पीपीटी मिलता है। और दी लेटर इज प्रिपेयर्ड बाय दी पासिंग CO2। अब CO2 तो हम मतलब पहले वाले मतलब सोडियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब हम दोनों रिएक्शन करवाए तो वहां पे CO2 मिला। अब ये CO2 पटलेन जैसे फिर दूसरे रिएक्शन में बोला है लेटर प्रिपेयर्ड बाय द पासिंग CO2। जब हमारा CO2 प्रिपेयर्ड हो जाता, अब उसे हम पास कर दिए टू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। और हम कितने रिएक्ट करवा दिए, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सैचुरेटेड विथ अमोनिया। और किसके साथ, अमोनिया के साथ। वेर अमोनिया कार्बोनेट फॉलोड बाय द अमोनिया हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ फॉर्म। और इससे हमारा देखो पहले क्या हुआ, NH3 अमोनिया और वाटर के साथ रिएक्ट करवाया गया और CO2 के प्रेजेंट में ना, तो क्या बन गया, अमोनियम मतलब बाइकार्बोनेट अमोनियम बन गया ना। अब इसके बाद यही बाइकार्बोनेट अमोनियम ये चीज इधर भेज दिया जाए यहाँ पे। अब इसके साथ वाटर के साथ रिएक्शन करवा दिया गया, तो ये क्या बना दिया, NH4HCO3 अमोनियम हाइड्रोकार्बोनेट। अब ये अमोनियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ हम कितना रिएक्शन करवा दिए, सोडियम क्लोराइड, तो ये क्या बना दिया, अमोनियम क्लोराइड NaHCO3। इसका क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, बोला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिस्टल सेपरेट, दे आर दी हीटेड टू गिव सोडियम कार्बोनेट। और इन्हें NaCO3 तो जब हम हीट कर देंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। अब NaHCO3 जब हम सोडियम तो हीट करवा दिया जाए तो हमें क्या मिल गया, सोडियम कार्बोनेट, CO2 और वाटर के फॉर्म में उड़ गया। इन द प्रोसेस ऑफ अमोनिया के प्रोसेस में रिकवर्ड व्हेन दी सॉल्यूशन कंटेनिंग NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड इटरेटेड विथ दी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बोले, कैल्शियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोडक्ट। और हमें बाय प्रोडक्ट में क्या मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड, कैल्शियम क्लोराइड मिलता है बाय प्रोडक्ट। जैसे बोला अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो हमारा क्या मिल जाए, NH3 अमोनिया मिल गया, और CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड हमें बाय प्रोडक्ट मिल जाए और वाटर मिल जाए। इट मे बी मेंशन here that solve process cannot be extended to the manufacture of the potassium carbonate। ये सोडियम कार्बोनेट तो भैया बना ले जाए, सोडियम कार्बोनेट तो भैया बना दे जाए बेहतरीन से, लेकिन भैया ये पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना पाया। इट इज नॉट मैन्युफैक्चर दी पोटेशियम कार्बोनेट। क्यों, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू दी सोल्यूबल टू बी प्रेसिपिटेड बाय द एडिशन ऑफ द अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू अ पोटेशियम क्लोराइड, ये नहीं बना पाए। बस इतना जानो, इसके अलावा और तो तुमसे नहीं पूछेगा। अब प्रॉपर्टी क्या है, इसका यूजेज पढ़ो। मेन प्रॉपर्टी तो तुम पढ़ ही सकते हो, उसमें तो नहीं। इट इज यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग। जब तुम भैया वाटर तो सफाई करने, वाटर सॉफ्टनिंग लॉन्ड्रिंग में यूज करते हो भैया, जो वॉशिंग सोडा होता है, क्लीनिंग। अरे यार जैसे कि तुम वॉशिंग सोडा तो हर जगह यूज करते हो ना, इतना वाटर सॉफ्टनिंग लॉन्ड्रिंग एंड क्लीनिंग। वाटर सॉफ्टनिंग का मतलब ये होता है भैया कि वाटर तो साफ करने का नहीं, जो पानी पीते हो तुम लोग, मतलब जो वो नगरपालिका के थ्रू जो वाटर आता है, तो वहां पे ये सारी चीज का उपयोग करते हैं। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ ग्लास, ये ग्लास बनाने में भी उपयोग होता है, सोप साबुन बनाने में भी, बोरस बनाने में, और टॉस्ट सोडा बनाने में भी। इन दी यूज्ड इन अ पेपर
पेपर बनाने में भी इसका यूज करते हैं, पेंट बनाने में भी उपयोग करते हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इसका उपयोग होता है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट बोथ इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी में भी ये बहुत जरूरी होता है। अब सोडियम क्लोराइड कुछ भी नहीं है, इधर पढ़ रहा हूँ। The most abundant source of the sodium chloride in sea water which contain 2.7 to 2.9% by a mass of the salt. It is a tropical country like India. Common salt is generally obtained by the evaporation of sea water. बोला इंडिया की बात कर दिया जाए तो ये कॉमन साल्ट कहाँ से पाते हैं, ये क्या करते हैं, जो समुद्री वाटर होता है इन्हें इवापोरेट करवा देते हैं और सोडियम क्लोराइड उसके थ्रू ऑब्टेन कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 50% 50 लाख टन मतलब 50 लाख टन बात कर रहा है। सॉल्ट आर प्रोड्यूस एनुअली मतलब अपने इंडिया की बात कर दिया जाए तो इंडिया में जो सीज वाटर होते हैं उनसे 50% भाई उन्हें इवापोरेट करते सोडियम कॉमन साल्ट तो ऑब्टेन किया जाता है। अब बोले थ्रेड सोडियम क्लोराइड जनरली ऑब्टेन बाय द क्रिस्टलाइजेशन। बोले ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन कंटेन सोडियम सल्फेट। अब ब्राइन सॉल्यूशन की बात कर दिया जाए तो सोडियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट और हमारा कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एज इम्प्योरिटी। कैल्शियम क्लोराइड या CaCl2 एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर इम्प्योरिटी। कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड इम्प्योरिटी होती है क्योंकि बिकॉज दे हैव द डिलीक्वेंट एब्जॉर्ब मॉइस्चर इजली। ये एयर के प्रेजेंट में ये बहुत तेज मॉइस्चर हो जाते हैं और इसलिए हम इनके बात बोल सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड ये बहुत तेज़ी से इम्प्योर हो जाते हैं। टू ऑब्टेन प्योर सोडियम क्लोराइड, अगर आपको प्योर सोडियम क्लोराइड चाहिए तो ये थ्रेड साल्ट इज डिजॉल्व इन अ मिनिमम अमाउंट और उसमें थ्रेड साल्ट का अमाउंट बहुत कम करना पड़ेगा और ऑफ वाटर एंड फिल्ट्रेट टू रिमूव इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी। और उससे आप क्या कर सकते हैं, जिस उनकी इम्प्योरिटी मतलब उस सॉल्ट की इम्प्योरिटी आप रिमूव कर सकते हैं। दिस सॉल्यूशन is then saturated with the hydrogen chloride gas crystal of the pure sodium chloride separate out calcium and magnesium chloride being more soluble than the sodium chloride remain in solution। अब बोलो सोडियम क्लोराइड इज मेल्टेड। अब बोलो सोडियम क्लोराइड कब मेल्ट हो जा 1081 केल्विन 1081 केल्विन पे सोडियम क्लोराइड मेल्ट कर जाएगा। इट है दी सॉल्युबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाने का आशंका है, चांसेस है। सॉल्युबिलिटी 36 ग्राम है जो कि 100 ग्राम वाटर में 273 केल्विन इसे हीट दिया गया है। दी सॉल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीज, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं करेगी, उससे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगी उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं करेगी। एप्रिशिएबिलिटी इट इज यूज एंड द कॉमन साल्ट, भैया NaCl अपने जो तुम नमक खाते हो वही उपयोग करते हो। टेबल सॉल्ट उसे तो टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं या तो डोमेस्टिक पर्पज मतलब घरेलू यूजेज में ये सोडियम सॉल्ट का उपयोग किया जाता है। जैसे इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन Na2O2 सोडियम परऑक्साइड बनाने का भी उपयोग करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट बनाने का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, अब ये पूछेगा इन विच कंपाउंड आर द प्रिपरेशन बाय द Na2O2 NaOH Na2CO3। तुम क्या बताओगे भैया, सोडियम क्लोराइड से हम क्या क्या बना सकते हैं, सोडियम परऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे टॉस्टेड सोडा बोलते हैं NaOH, क्या फार्मूला होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज जनरली प्रिपेयर बाय द कॉमर्शियल, भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉमर्शियल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, तो कॉमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द सोडियम क्लोराइड इन इंपॉर्टेंट बात है टेस्टनर टिलिनर सेल। ए ब्राइन सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलिसिस यूज्ड इन मर्करी। क्या उपयोग करते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं, मर्करी का
मर्करी कहाँ पे, कैथोड पे, और कार्बन कहाँ पे, एनोड पे। मर्करी कहाँ, कैथोड पे, और कार्बन कहाँ, एनोड पे। अब बोले सोडियम मेटल, सोडियम मेटल की बात कर दिया जाए, सोडियम मेटल डिस्चार्ज एज अ कैथोड कंबाइंड विद दी मर्करी टू फॉर्म सोडियम एमल्गम। और ये मर्करी मतलब सोडियम और मर्करी जब मिल जाते हैं तो ये क्या बना देते हैं, सोडियम एमल्गम, जो क्लोरीन गैस इवॉल्व एट द एनोड। और एनोड की तरफ से जो क्लोरीन गैस होती है वो इवॉल्व मतलब उड़ जाती है गैस के फॉर्म में। अब क्या बोले, दिस एमल्गम मतलब सोडियम और मर्करी का फिट मतलब दोनों का मिक्सचर, इसे बोलते हैं एमल्गम इज ट्रीटेड विथ वाटर। जो सोडियम एमल्गम होता है उसे वाटर के साथ ट्रीट कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। जैसे कि ये देखो सोडियम एमल्गम वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमारे एमल्गम गैस बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गया। ठीक है, बोले सोडियम हाइड्रोक्साइड इज वाइट। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, वाइट होते हैं भैया। ये मेल्ट करते 591 केल्विन। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, सोडियम क्लोराइड कितने पे भैया मेल्ट होता है, 1081 पे हमारा सोडियम क्या लेता है, सोडियम क्लोराइड मेल्ट होता है 1081 केल्विन पे, सोडियम 1081 पे। और हमारा भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है 591 पे होता है भैया, कितने पे, 1081 केल्विन पे टॉन डिजॉल्व भैया, टॉन मेल्ट हो जाता है भैया। बताइए जल्दी, बताइए, कोई बड़ी चीज नहीं है, बताइए जल्दी। सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड 591 केल्विन पे ये मेल्ट कर जाता है। इट इज अ रेडियली सोल्यूबल इन वाटर टू गिव अ स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन। और ये क्या बनाते हैं, ये वाटर से साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन। क्रिस्टल ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि डायरेक्ट व्हेन द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट द सरफेस रिएक्ट विद द CO2। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जब CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन दी एटमॉस्फेयर तो हमें क्या बन जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। ठीक है, हाँ चलो। अब इट यूजेड क्या होता है, इट यूजेड the manufacture of the soap, paper, artificial shell and number of the chemical in a petroleum retaining in the purification of the bauxite in the textile industries में यूज कर सकते हैं, मर्चेंट कॉटन फैब्रिक यूज में कर सकते हैं। ये सारी चीज़ इसके यूजेज हैं, आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई बचने का तरीका नहीं होता है। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे कि बोलते हैं यानी HCO3, जिसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। हमने अभी क्या क्या पढ़े, कौन कौन से सोडा पढ़े थे, सोडियम NaCl। अब देखो पहले एक बार फिर से ब्रीफ कर देते हैं। ठीक है, देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, वाशिंग सोडा पढ़े जो कि फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। फिर हमने क्या पढ़ा भैया, फिर हमने पढ़ा सोडियम क्लोराइड, फिर हमने क्या पढ़ा, टॉस्टेड सोडा बेटा। वाशिंग सोडा जो होता है Na2CO3.10H2O और जो हमारा टॉस्टेड सोडा होता है वो NaOH होता है। और अब पढ़ने जा रहे हैं भैया बेकिंग सोडा जो कि फार्मूला होता है NaHCO3। भैया इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोडा तीनों में, इसलिए नाम याद रखना, सोडियम ऑक्साइड कहाँ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ है, कहाँ सोडियम कार्बोनेट है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो भैया आराम से पेपर देना, हर बरात मत दे देना कि गलत हो जाएगा, जल्दी से चक्कर में बोला। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नोन एज दी बेकिंग सोडा। क्यों कहते हैं, बिकॉज इट डिकम्पोजर्स ऑन हीटिंग। जब इसे हीट दे दिया जाए तो ये बबल कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बबल बनाते उड़ जाते हैं। और होल्स इन टेप और पेस्टी या टेप जो खाते हैं उसमें होल्स हो जाता है, होल्स कर देते हैं और मेकिंग देम लाइट एंड फ्लूली। भैया बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं और बहुत हल्के होते हैं। Sodium hydrogen carbonate is made by the saturating a solution of the sodium carbonate with the CO2, the white crystalline powder। अब बोले जो white crystalline powder होता है of the sodium hydrogen carbonate being less soluble और बहुत कम soluble होते हैं। और ये नहीं तो सोल्यूबल ही नहीं होते, नहीं तो ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं भैया, सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत कम सोल्यूबल होते हैं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जब वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए इन दी प्रेजेंस ऑफ CO2 तो हमने क्या पाया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कोई बात नहीं है, बस इतना याद करना है। बस यहाँ पे एक बात ये होता, सोडियम हाइड्रो बोले जा
इन विच कंपाउंड इज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक, माइल्ड मतलब बहुत हल्का ही, एंटीसेप्टिक फॉर द स्किन इन्फेक्शन। भैया स्किन इन्फेक्शन के लिए कौन से कंपाउंड यूज होते हैं? तो क्या बोलोगे भैया, फिर से याद करो, कौन से कंपाउंड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शन के लिए वर्क करते हैं, ये पूछेगा। और तुमसे ऐसा नहीं पूछेगा, मैं हमेशा बोलता हूँ ये एसर्शन रीजन में ही पूछेगा। यहीं पहले तो वो नीट जो है वो एसर्शन रीजन में ही ये पूछेगा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शन। बोलो जी हाँ सही है। और ये पूछेगा आल्सो इट इज यूज्ड इन अ फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब आग बुझाने में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये तो ये छोटी छोटी चीज़ बहुत याद करने वाली चीज़, बहुत याद करने वाली चीज़ है बच्चा। इससे गलती हो जाएगी तुम्हारा 5 ही नंबर चला गया, इससे सही अभी याद कर लो। अब बोले बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दी सोडियम एंड पोटेशियम। अब सोडियम और पोटेशियम की बात करें, पहली चीज़ ये बताओ, सोडियम और पोटेशियम के कंपेयर में कौन सबसे लाइटर होता है? पोटेशियम। बोला ए टिपिकल 70 किलोग्राम मीन कंटेन 90 ग्राम ऑफ द सोडियम एंड 170 ग्राम ऑफ पोटेशियम कंपेयर विद द ओनली 5 ग्राम ऑफ आयरन एंड 0.0 ग्राम ऑफ कॉपर। एक 70 किलो का मैन क्या क्या कंटेन किया? 90 ग्राम सोडियम, 170 ग्राम पोटेशियम, और उसके साथ कंपेयर कर दिया जाए तो 5 ग्राम आयरन और 0.06 ग्राम कॉपर। ये एक मैन कंटेंट किया है जो कि 70 किलो का है। बोला सोडियम आयन आर दी फाउंड प्राइमरीली ऑन दी आउटसाइड ऑफ द सेल। जो कि सोडियम आयन की बात कर दिया जाए, ये कहाँ पाए जाएंगे? हमारे सेल से बाहर पाए जाएंगे। बीन लोकेटेड इन द ब्लड प्लाज्मा, मतलब हमारे सेल के बाहर क्या है भैया? ब्लड प्लाज्मा में। ऐसे पूछा जाएगा कि भैया ऐसा है कि ये बताओ इन विच बोलेगा ऐसे, in which ion are found primarily on the outside of cell being located in the blood plasma। तो बताना क्या भैया? सोडियम आयन। क्या बताना भैया? सोडियम आयन। एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड विद द सराउंड द सेल। और ये किससे घिरे होते हैं भैया? इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये जो ब्लड प्लाज्मा होते हैं वो घिरे होते हैं। द आयन पार्टिसिपेट इन द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। भैया कौन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, उसमें मैंने बताया था कि भैया जब हमारा कोई इम्पल्स आता है तो जो हमारे आयन्स होते हैं वो बारी बारी से वो चलते रहते हैं इन दी इंटेलिजेंट ऑर्डर। और यही नर्व तो सोडियम आयन जैसे भी हमारे हाथों में कोई चीज़ चींटी काटी तो वो तुरंत सोडियम आयन खुल जाता है, और सोडियम आयन जब ज़्यादा से हमारे जाने लगता है और उससे थ्रू हमारा इम्पल्स आगे आगे दौड़ने लगता है। इसलिए बोलते हैं सोडियम आयन हमारा ट्रांसमिशन करता है जिसे नर्व सिग्नल को। इट इज रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस तो वाटर भी फ्लो करने देता है। इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द शुगर और एमाइनो एसिड। बोले सेल के अंदर ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? शुगर भी और एमाइनो एसिड भी। और सोडियम पोटेशियम आर थॉट सो सिमिलर केमिकली डिफर क्वांटिटेटिव in their ability to penetrate cell membrane in their transport mechanism। ये तुम्हारे बायोलॉजी से ही है सब, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप पढ़ लेना। There is a very considerable variation in the concentration of the sodium and potassium। अब बोले बहुत कम ही मात्रा में सोडियम और पोटेशियम आयन में बहुत कम वेरिएशन होता है। वेरी कंसिडरेबल, बहुत कम वेरिएशन होता है सोडियम और पोटेशियम आयन के बीच या कंसंट्रेशन में। ठीक है, बोला फाउंड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और सोडियम और पोटेशियम भैया कौन नहीं जानता, ये सेल मेम्ब्रेन के अपोजिट साइड में ही प्रेजेंट होते हैं। ए टिपिकल एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ तुम्हें दिया हुआ है, तुम लोगों ने पढ़ा है, कोई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जाके केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में देख लेना, सब वही चीज़ बोला। सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, जरा अदर मैं अभी पूछ लूँ तो मेरे बच्चों अभी बता देंगे, तुरंत कमेंट सेक्शन में बताएंगे सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है। बताइए सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है? जब हमारा कोई चीज़, जो तो मैं बायो से रिलेट कर दे रहा हूँ, क्यों तुम लोग का इतना अच्छा सब्जेक्ट है भाई साहब, यार तुम बायो से कनेक्शन कर ले रहे हो। यहाँ पे देख लो, केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन जो बच्चा पढ़ा होगा उसे मालूम हो जाती, जब कोई आयन जब हमारे अंदर मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जब ज़्यादा, जैसे कि पोटेशियम और मान लो
पोटेशियम अंदर रहता है कि सोडियम? पोटेशियम अंदर रहता है और सोडियम बाहर रहता है। बाई द वे अंदर सोडियम ज़्यादा आ जाए, अब सोडियम ज़्यादा आ जाए तो क्या करता है? सोडियम पोटेशियम पंप, पंप मतलब एक्टिव होता है, एक्टिव एनर्जी यार, एक्टिव और पैसिव तुम तो जानते ही होते। जब तो ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो उसे हम पंप बोलते हैं। और पंप मतलब सोडियम जब हमारे पोटेशियम के घर में आ जाता है तो तुरंत सोडियम का मात्रा कम होता है तो वो लो कंसंट्रेशन से बाहर फेंक देता है, तो इसीलिए बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। तो ही हमें बताने की जरूरत नहीं है बच्चों तो हमारे। चलो 43 मिनट हो गया, तो अब चलते हैं। सर इतनी जल्दी हो जाएगा? भाई समय लगेगा जानते हो, और लेकिन मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखो जो सेकंड एलिमेंट बोला है जैसे कि अल्कलाइन अर्थ मेटल, जरा ये बता दीजिए भैया कि अल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्कली मेटल में क्या डिफरेंस था भैया? एल्कली मेटल जो था वो मेरा हाइड्रो ऑक्साइड और ऑक्साइड दोनों बनाता था, लेकिन ये दोनों बनाने के साथ साथ ये हमारे अर्थ क्रस्ट में भी पाए जाते हैं, इसलिए बोला गया है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थ मेटल मतलब हमारे अर्थ क्रस्ट, अर्थ के लेयर में पाए जाने वाले एलिमेंट को ही बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप सेकंड एलिमेंट। लेकिन एक बात बताया जाए जरा कि भैया मैंने अगली बार भी पूछा गया था कि बेरिलियम, बेरिलियम ये हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल में नहीं इंक्लूड होता, क्यों? क्योंकि ये ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, लेकिन ये एम्फोटेरेट इन नेचर होता है। दूसरी चीज़ इसका मैंने ये बोला था कि ये हमारे अर्थ क्रस्ट में नहीं पाया जाता है। बोले ग्रुप 2 एलिमेंट कंप्राइज बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ये ग्रुप सेकंड के एलिमेंट होते हैं। दे फॉलो एल्कली मेटल इन द पीरियोडिक टेबल, ये तुमने पढ़ा होगा, एक्सेप्ट बेरिलियम। और क्या बोला है? एक्सेप्ट बेरिलियम, बोला एक्सेप्ट बेरिलियम, तो छोड़ दिया जाए तो बाकी सब हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। द फर्स्ट एलिमेंट बेरिलियम डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर, ये क्यों एक वो बेरिलियम बोले हैं कि रेस्ट एलिमेंट है, रेस्ट मेंबर है, जो कि ये डिफर है बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल से। और बोला ये जो हमारा बेरिलियम होता है ये डायगोनल रिलेशनशिप शो चलता है। भैया बेरिलियम के साथ कौन डायगोनल रिलेशनशिप शो किया था? जरा बताया जाए भाई, बताया जाए। मैंने अगले लेक्चर में बताया था जो लिथियम के साथ कौन चलता है भैया, तो भैया ये कमेंट सेक्शन में आप भेजो, हर चीज़ मैं बताया हूँ। अगर जो बच्चे नहीं देते हैं वो पहले उस लेक्चर तो देखेंगे, फिर उसमें समझेंगे, फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन करेंगे, ठीक है। जो बोला है सो डायगोनल रिलेशनशिप टू एल्युमिनियम, और ये जो बेरिलियम होता है ये एल्युमिनियम से डायगोनल रिलेशनशिप शो चलता है, जैसे भैया एल्युमिनियम से। और जो हमारा लिथियम होता है वो किससे शो चलता है भैया? तुम्हें बताया था भैया, मैग्नीशियम से। दैट नॉट फैक्ट, सही बताना। चलो तुम्हारा देता हूँ IQ लेवल भेजना। द एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल आर शोन इन टेबल। अभी इतना बोल दिया। अच्छा बताया जब भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है? NH2 नोबेल गैस NH2 बोल क्या रहा है? अब देखो पढ़ते हैं। दीज एलिमेंट आर दी 2 इलेक्ट्रॉन। पहली बात भैया ग्रुप सेकंड होता तो इसके इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे और यस ऑर्बिटल से हैं तो इसलिए यस ऑर्बिटल ऑफ द बैलेंस शेल। अब आगे क्या बोला? देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मे बी रिप्रेजेंट बी एज नोबेल गैस और NH की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ देख लो। बेरिलियम 1s2 2s2, बेरिलियम का क्या होता है भैया? एटॉमिक नंबर 4, ठीक है। मैग्नीशियम 1s2 2s2 2 पीसेस 3s2, जैसे कि इसका क्या हो जाएगा? 12 एटॉमिक नंबर, तो मतलब 1s2 2 2s2 4 2 पीसेस मतलब 10 हो जाए और 3s2 मतलब 12, तो इसका एटॉमिक नंबर 12 हो जाए, ठीक है। तो इस तरह पूरा हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है। और जो बच्चे अभी तक ना भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, इससे बहुत कम पूछने वाला, ये तुमसे पूछेगा भी नहीं वही से। और जानते हैं भाई 11th 12th में ये सारे बच्चे तैयार करते आते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब बोला एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ द अल्कलाइन मेटल आर द स्मॉलर देन दोज। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है भाई, अभी आगे तुम समझोगे। ये चार्ट अभी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। बोला क्रॉसपॉन्डिंग अल्कलाइन मेटल इन दी सेम पीरियड। बोला अल्कलाइन अर्थ मेटल की साइज बहुत छोटी होती है कंपेयर करें तो अल्कलाइन मेटल इन दी सेम पीरियड, उसी पीरियड में जो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल
तो एल्कलाइन अर्थ मेटल की साइज जो होती है वो छोटी होती है एज कंपेयर टू एल्कली मेटल। दिस इज द ड्यू टू अ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। और ऐसा क्यों होता है? जब जो चीज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज चल जाता है उससे एलिमेंट में, ठीक है, विद इन द ग्रुप। अगर ग्रुप की बात कर दिया जाए तो दी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, जब जैसे जैसे एटॉमिक या आयनिक रेडियाई इंक्रीज करती है वैसे वैसे उसके एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं। तो ये बड़ी बात नहीं, बड़ी बात। अब यहाँ पे थोड़ी कंसंट्रेशन हो जाओ, क्योंकि पहले यही बता दे रहा हूँ। फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी मतलब पहले आयनाइजेशन इंथैल्पी जो होगा वो ध्रुव स्थिरांक बड़ा होगा एज कंपेयर टू NS1। क्यों सर? क्योंकि ध्रुव स्थिरांक NS2 होता है इलेक्ट्रॉन। करेक्ट, आई एम करेक्ट। और पहले मतलब एल्कली मेटल की बात करिए सर, आप भूल से ही बताते हैं सबको। चलो लिख भी देते हैं। अच्छा, पहले ध्रुव की बात कर दिया जाए और ये दूसरे ध्रुव की बात कर दिया जाए। दोनों में बात ये नहीं बोला हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये फर्स्ट है और ये सेकंड ध्रुव है। अब इसमें क्या हुआ था, मैंने कहाँ पे था, एक मिनट रुक जाइए भाई, मैंने कहाँ बताने वाला, हाँ, आयनाइजेशन इंथैल्पी। अच्छा, अब इसकी बात कर दी जाए तो इसमें यस ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें कितने होते हैं भैया, जरा बताया जाए। फुल्ली फील्ड होते हैं। अब ये बताया जाए अगर इसमें 8 ऑर्बिटल निकल जाए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या इसका तो ये पदार्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो भैया ये स्टेबल, ये हाफ फील्ड हो जाएगा और हाफ फील्ड हो जाने की वजह से ये और ज़्यादा मोस्ट स्टेबल हो जाता है। और ये तो हाफ फील्ड है, इसलिए फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी सेकंड का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट। और अब ये अगर इसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो ये कहाँ पहुँच जाए, ये प्रीवियस नोबेल गैसेज में चला जाएगा। अगर इसका 8 इलेक्ट्रॉन निकलवा दिया जाए तो ये कहाँ पहुँच जाएगा भैया, नोबेल गैस। हर वो एलिमेंट, नहीं समझना यार, नहीं समझना है, ठीक है। मैं बैठा हूँ ना, क्यों मैं बैठा हूँ, देखो हर एक इलेक्ट्रॉन की बात कर दी जाए, जैसे मान लो ध्रुव फर्स्ट की बात कर दी जाए, फर्स्ट की बात कर दिया, सेकंड की बात कर दी जाए, इसमें कितने हमारे इलेक्ट्रॉन जाते हैं और इसमें कितने होते हैं, ठीक है। इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इतना तो समझ में आया। हर एक एलिमेंट अपना नोबेल गैस अचीव करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अच्छा बात कर दी जाए इतने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर दी जाए, मान लो लड्डी सपोज तो ही नोबेल गैस है, NG लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे भी NG लिख दे रहा हूँ, नोबेल गैस है भैया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NS की पावर 1 हो जाएगी और यहाँ पे NS की पावर 2 हो जाएगी। तो भैया ये बताओ अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो क्या मुझे ये नोबेल गैस ही बचेगा? हाँ सर, जब ब्लॉक में 8 और 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन तो आप निकाल दीजिए तो यही नोबेल गैस पा जाए। तो मतलब पहला वाला नोबेल गैस अचीव हो जाए, पहले वाले का नोबेल गैस अचीव हो जाएगा। और अब इसकी बात कर दी जाए तो अब इसका पहले 8 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, 8 इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये क्या बन गया, NS1 में बदल दिया। और ये किस में बदल दिया भैया, नोबेल गैस में बदल दिया, एक में बचा। हाँ, और जो ये NS1 वाला था और ये NS2, ये नोबेल गैस है, ये किस में बदल गया, ये नोबेल गैस में बदल गया। जब इससे 8 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो मैंने ये किस में बदल दिया, नोबेल गैस में। और इससे जब 8 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया तो ये किस में पहुंच गया भैया, हाफ फील्ड ये अचीव कर लिया। हाफ फील्ड मतलब NS1। अच्छा, अब बताया जाए तो कौन ज़्यादा स्टेबल है। अभी तो स्टेबल सर इसकी है, तो मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी सेकंड की ज़्यादा होती है फिर एज कंपेयर टू फर्स्ट। अब ये बताया जाए कि जब ये नोबेल गैस इस बंदे को मिल जाए, मतलब फर्स्ट वाले को नोबेल गैस मिल गया, जब फर्स्ट वाले की बात कर दी जाए तो ये से नोबेल गैस मिल गया है, नोबेल गैस अचीव हो गया।
अब ये नोबल गैस पे स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, तो क्या ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी छोड़ के अनस्टेबल होना जाएगा? अगर मान लो लड्डी सपोज तुम्हें जॉब मिल गया है, तो क्या तुम जॉब छोड़ के तुम जाना चाहोगे? तुम्हारे पास जो इनकम आती रहेगी वो भी छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें वहाँ पे स्टेबिलिटी मिल गई है। तो NS1 तो मतलब NS1 जब 8 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसकी स्टेबिलिटी मिल गई, मतलब नोबल गैस उसे अचीव हो गया। अब वो नोबल गैस तो नहीं छोड़ेगा, और नहीं छोड़ने का मतलब ये होता है कि दूसरे मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में पहले वाले का ज़्यादा होता है, फिर दूसरे वाले का। ठीक है, दूसरे वाले का। अगर बात कर दी जाए, अगर हाँ इतना समझ में आ गया, बस यही चीज़ है कॉन्सेप्ट। सर आप ज़बरदस्त समझाते हैं, सल्यूट है इसके लिए। भाई साहब अपना अपना टैलेंट है। नहीं, वास्तव में आप लोग की तरफ से मैंने ही मेहनत किया, और मैंने भी ये सोचा कि आप सब बच्चों को एकदम अच्छे शिक्षा दी जाए। शिक्षा की उन्नति में आप लोग का योगदान है, लेकिन योगदान ऐसा मत दीजिए कि योगदान ना बराबर हो जाए। योगदान ऐसा दीजिए कि पढ़ने के बाद हर वो इंसान याद करे आपको। तो ऐसा योगदान दीजिए, हर महान इंसान बनिए। ठीक है, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है इसलिए बढ़िया काम करो यार, तुम कुछ अचीव करो अपने लाइफ में। ठीक है, एकदम फुल टू फुल मज़ा करो, लेकिन मज़े के साथ साथ पढ़ाई करो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई। समय बीत जाने के बाद पढ़ाई तुम करोगे कोई मतलब नहीं रहेगा यार। बोला दी अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू अ फेयरली लार्ज साइज ऑफ एटम। मैंने बताया था एल्कली मेटल में उसकी साइज बहुत ज़्यादा होती है। सिंस दी एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन दी ध्रुव, और अगर नीचे जाएगी तो उसका एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा और उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब सेकंड ध्रुव की ज़्यादा होती है। मैंने यही बताया था। हाँ सर आपने यही बताया था। ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग मतलब एज कंपेयर टू ध्रुव फर्स्ट, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ध्रुव सेकंड की होती है ज़्यादा एज कंपेयर टू ध्रुव फर्स्ट। और बोला, अब बोला है उससे आगे ध्रुव फर्स्ट एलिमेंट। अब ध्रुव फर्स्ट एलिमेंट की बात कर दिया जाए, दिस इज ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू दी corresponding alkali मेटल। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तुम्हें तो मालूम ही होगा। अब यहाँ से बोला कहाँ पे मैं तुम्हें, इट इज अ इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। नोट दैट दी सेकेंड आयनाइजेशन, अब सेकेंड आयनाइजेशन, दी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ दी अल्कलाइन अर्थ मेटल की छोटी होती है, मतलब लेस होती है, मतलब कमज़ोर होती है एज कंपेयर टू अल्कलाई मेटल। ये आधी अधूरी बात आपको मैंने पूरी एकदम बढ़िया से समझा रखा है। बेटा एक काम करो कि आप इसी NCERT मतलब जहाँ पे ये साइड में है ये चीज़ लिख लो बेटा, कि ये पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो सेकेंड की ज़्यादा होती है, फिर ध्रुव फर्स्ट की होती है। मतलब ऐसे लिखो NS2, मतलब ऐसे भी ना लिखो, ध्रुव सेकेंड इज ग्रेटर देन ध्रुव फर्स्ट, फिर ये फर्स्ट आयनाइजेशन हो गया, और सेकेंड आयनाइजेशन ध्रुव फर्स्ट इज ग्रेटर देन ध्रुव सेकेंड, ये लिखिए। ठीक है, इससे क्या हो रहा है आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बाद में पढ़ो। दी अल्कली मेटल आयन दी हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ दी अल्कलाइन मेटल आयन डिक्रीज। अब बोला हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है, तो अल्कली अर्थ मेटल आयन डिक्रीज होगा जब हाइड्रेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी। कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे बच्चों को इतना आता ही होगा, नहीं आता ही होगा, इसलिए बोला। अब जैसे कि वहाँ पे मैंने पढ़ाया था बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम +2 रहेगा, ये सारी चीज़ तो आपको मालूम ही था। तो बेरिलियम पे 2+, मैग्नीशियम पे 2+, कैल्शियम पे 2+, सेंसियम पे 2+, बेरियम पे 2+। बोले दी हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल आर लार्जर देन दोज ऑफ द अल्कलाइन मेटल। बोला हाइड्रेशन एंथैल्पी की अल्कलाइन अर्थ मेटल की हाइड्रेशन एंथैल्पी बात कर दी जाए तो वो बहुत लार्जर होती हैं देन अल्कलाई मेटल। अल्कलाई मतलब बहुत छोटी होती हैं, तो अल्कलाई मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल से कंपेयर कर रहा है बंदा। बोले द कंपाउंड ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल आर दी मोर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड देन दोज ऑफ द अल्कली मेटल। आप बोला है भैया अपनी बड़ाई कर रहा है। अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर दी जाए तो ये हाइड्रेटेड बहुत तेज़ी से होते हैं एज कम्पेयर टू अल्कलाई मेटल। वहाँ पे क्या बनाया था, Li2O, और यहाँ पे क्या बना दिया भैया, MgCl2, CaCl2,
एडजस्ट इनटू, इंपॉर्टेंट ये बात है, MgCl2 और CaCl2 किस फॉर्म में एडजस्ट करते हैं, MgCl2.6H2O, और वहाँ पे कैसे एडजस्ट करते रहे थे, LiCl2.2H2O, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, LiCl2.2H2O, और यहाँ पे कैसे एडजस्ट करते हैं, MgCl2.6H2O, और यहाँ पे कैल्शियम कैसे एडजस्ट करता है, CaCl2.6H2O, while NaCl and KCl do not form such a hydrate। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे 3 स्टार बना दो, बोल देगा कौन कौन से कंपाउंड, बोल देगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रेट, दे कंपाउंड डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट। क्या तुम्हारा NaCl, KCl या लिख देगा PbCl या BeCl, कुछ भी लिख देगा, 4 ऑप्शन बना देगा, तो उसमें तुम्हें क्या मालूम होना चाहिए, NaCl सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड ये हाइड्रेट नहीं बनाते, हाइड्रेटेड नहीं बनाते हैं। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, दी अल्कलाइन अर्थ मेटल इज जनरली सिल्वरी वाइट। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल जनरली सिल्वर होते हैं, लचरस होते हैं, बहुत लचीले होते हैं, और रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं, बहुत सॉफ्टी होते हैं, बट हार्डर देन दी अल्कलाइन मेटल। अल्कलाइन मेटल से कंपेयर कर दिया जाए तो वो हार्ड होते हैं, अल्कलाइन मेटल से कंपेयर कर दिया जाए। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम अपीयर टू दी समव्हाट द्रविश कलर। जो बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात कर दिया जाए तो ये द्रविश कलर शो करते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही होती है देन अल्कली मेटल। बोला है दी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल आर हाइयर, बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल एज कॉरस्पॉन्डिंग। यहाँ पे कंपेयर मैं बोल रहा हूँ, वो कॉरस्पॉन्डिंग बोल रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, जो अल्कली अर्थ मेटल है उसकी साइज छोटी होती है, और दी ट्रेंड इज हाउएवर नॉट सिस्टमेटिक, और ये ट्रेंड सिस्टमेटिक नहीं है बिकॉज ऑफ दी लो आयनाइजेशन, और इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी लो होती है। दे आर दी स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो फर्स्ट की बात कर रहा है, इनकी लो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है और बहुत ज़्यादा ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर नेचर में होते हैं। दी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज हो जा तब डाउन दी ग्रुप, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज हो जा जब नीचे आओ जाए, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर नीचे आओ जाए तो डिक्रीज हो जा। बेरिलियम की बात कर दिया जाए तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, और कैल्शियम सॉरी और स्ट्रोंशियम और बैरियम जिसमें इम्पार्ट करते हैं। मतलब स्ट्रोंशियम और बैरियम की बात कर दिया जाए तो ये कैरेक्टरिस्टिक कौन से शो करते हैं, जैसे स्ट्रोंशियम ब्रिट रेड, क्रिम्सन और एप्पल ग्रीन शो करते हैं जब इनकी फ्लेम कलर देता। मतलब अगर बात कर दी जाए कि जो स्ट्रोंशियम, बैरियम और इसके पहले वाले जितने भी एलिमेंट हैं इन्हें हीट किया जाए, हीट करने के बाद इन्होंने एक फ्लेम दिया, फ्लेम मतलब एक उन्होंने कलर दिया, और कलर से हमें मालूम पड़ गया कि ये एलिमेंट बेरिलियम है। ये तो ऊपर से दोनों एलिमेंट कलर नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते, क्योंकि उनके पास शिल्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होती है, इसलिए वो उन्हें हीट ज़्यादा देनी पड़ती है, और उसके बावजूद भी वो न्यूक्लियस बाहर नहीं आते। इसलिए ऊपर के दोनों एलिमेंट मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम ये कलर शो नहीं करते हैं। कौन सा करता है, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम बेटा माने 4 टोटल, स्ट्रोंशियम, बैरियम, ये तीन एलिमेंट मतलब कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम कलर देते हैं। कौन से, कैल्शियम ब्रिट रेड देता है, जैसे कि ब्रिट रेड मतलब जो ईंटे वाली कलर होती है, ईंटा जैसे रेड होता है द ब्रिट ईट, और स्ट्रोंशियम क्रिम्सन देता, और एप्पल ग्रीन कौन देता, बैरियम कलर। इन्हें हीट करवाने पे दी फ्लेम दी इलेक्ट्रॉन, फ्लेम करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड होते किस ऑर्बिटल में आ जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल में आ जाते हैं। व्हेन दे ड्रॉप बैक दी ग्राउंडेड स्टेट, मतलब जब उन्हें हीट दिया गया तो वो अपने ग्राउंडेड स्टेट से वो हायर एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं, और दी एनर्जी और कुछ एनर्जी निकल जाती है उसी दौरान, उसे हम बोलते हैं विजुअल लाइट। दी इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। अब बोला है
बेरिलियम और मैग्नीशियम स्ट्रॉन्गली बाउंड होते हैं। कहाँ? न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्गली बाउंड होते हैं, इसलिए इन्हें फ्लेम जब दिया जाता है, मतलब हीट जब दिया जाता है, तो ये नॉट एक्साइटेड होते हैं, मतलब ये एक्साइट नहीं हो पाते हैं। Hence, these do not impart any कलर। मतलब जो बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये कलर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। टू द फ्लेम टेस्ट ऑफ द कैल्शियम, सेंसियम और बैरियम इज हेल्पफुल इन देयर डिटेक्शन। और जब इन्हें हीट करवाया जाए तो फ्लेम कलर शो हुआ, और इससे हमें मालूम पड़ गया जो कलर जिसका, जैसे कि एप्पल ग्रीन दिया तो तुरंत हमने पहचान दिया ये बैरियम है। जैसे कि ब्रिट रेड कलर शो किया तो हमने पहचान दिया ये कैल्शियम है। जैसे कि हमारा स्टोनशियम का जो कलर है वो शो हो गया तो हम स्टोनशियम तो पहचान दे। इसे डिटेक्ट करना आसान हो गया इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड एस्टिमेशन ऑफ द फ्लेम फोटोमेट्री। और इससे हमें मालूम पड़ जाए कि ये एलिमेंट फ्लेम फोटोमेट्री मतलब हीट देने के बाद ये फ्लेम शो करते हैं। Alkaline earth metal like those of the alkali metal which have electrical and thermal conductivity which are typical of the characteristic of metal। बहुत कम टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मेटल के जो कि ये फ्लेम या हाई इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी देते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है भैया? एयर और वाटर से जब रिएक्ट करवाते हैं, ये देख लेते हैं ना। चलो बोल क्या रहा है, कितना टाइम, मज़ा आ जाए। चलो 8 मिनट 11 यार, ज़्यादा नहीं है। चलो आज चैप्टर खत्म। Alkaline earth metal are less reactive than the alkali metal. The reactivity of the element increase on going down the group। अब reactivity towards air and water की बात कर दिया जाए। Beryllium and magnesium are kinetically inert to oxygen and water because of the formation of an oxide। भैया ये तुम्हें मालूम ही होगा कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है ये ऑक्सीजन और वाटर से जब रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्म क्या करते हैं? ऑक्साइड अपने चारों तरफ से एक सरफेस पे एक ऑक्साइड का लेयर फॉर्मेशन कर लेते हैं। भैया एक बात याद मत भूलिए कि भैया जब हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल वाटर या एयर से रिएक्ट करे तो वो अपनी एक परत मतलब सरफेस पे एक लेयर चढ़ा लेती है जो कि ऑक्साइड का लेयर चढ़ा लेती है। हाउएवर बेरिलियम एक पाउडर फॉर्म में भी मिलता है और इन्हें बर्न कर दिया जाए तो ये क्या फॉर्म में उड़ जाएंगे? हवा के फॉर्म में। बोल रहे हैं अगर इन्हें बर्न कर दिया जाए बेरिलियम तो इनाइजेशन ऑफ द एयर और एयर के फॉर्म में ये उड़ जाएंगे और क्या प्रोड्यूस कर देंगे? बेरिलियम ऑक्साइड और नाइट्राइड के साथ अगर रिएक्शन करवा दिया जाए तो क्या बना लेते हैं? B3N2 बेरिलियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 3 स्टार या डबल स्टार जैसा भी करना हो चलो ये पूछा जाने का चांसेस हो सकता है। बेरिलियम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है इन अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड बर्न। और जब बर्न कर दिया जाए तो ये कैसे एयर मतलब दार्जिलिंग ब्रिलियंट का मतलब ये होता है बुत बुत करते आवाज़ देगी। जब इन्हें जलाया जाएगा, इन्हें बर्न किया जाएगा तो थोड़ी ये पट 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 करते तो आवाज़ देंगी और ये ऑक्साइड बना लेती है MgO एंड Mg3। अगर नाइट्राइड से इनकी रिएक्शन करवा दिया जाए तो क्या बना लेती है? Mg3N2। कैल्शियम स्ट्रोनशियम बैरियम आर दी रेडली अटैच्ड बाय द वाटर फॉर्म ऑक्साइड। और ये क्या बना देते थे? ऑक्साइड बना लेते थे एंड नाइट्राइड। हमने नाइट्राइड अभी नाम लिया, मैंने पहले ही बता दिया। दे आल्सो रिएक्ट विथ वाटर और ये वाटर से भी रिएक्ट करते हैं विद द इंक्रीजिंग विथड्रॉल इवेंट इन टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। अगर बात कर दी जाए जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो विद्युत के साथ मतलब अगर बहुत ज़्यादा टोल्ड होता है तो भी ये हाइड्रो ऑक्साइड बना लेते हैं। मतलब जो टेम्परेचर होता है बहुत कम हो जाए तो भी ये रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, अब हैलोजन के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए तो कोई बात नहीं, बस ये तुम याद रखो कि ये रिएक्शन करवाने के बाद जैसे कि बेरिलियम ऑक्साइड और कार्बन और इन दी प्रेजेंट ऑफ द क्लोरीन के प्रेजेंट में हमने रिएक्शन करवा दिया। टेम्परेचर कितना दिए ये इंपॉर्टेंट बात है। 600 से 800 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ता है जो कि हाई अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है या टेम्परेचर देना पड़ता है, तब ये क्या बना रहे हैं? बेरिलियम क्लोराइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेते हैं।
यही लिखा होता है अल्कली मेटल कंबाइन विद द हैलोजन एंड इवॉल्वेड टेम्परेचर, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में टेम्परेचर देना पड़ता है और वो क्या बना देते हैं हैलाइड, और यक्स मतलब हैलोजन ग्रुप जो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द NH4 the whole twice BF4 is the best route of the preparing of the beryllium fluoride and the BCl2। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। थर्मल डिकम्पोजिशन की बात कर दिया जाए, अमोनियम मतलब अमोनियम बाय फ्लोराइड, अमोनियम बाय बेरिलियम फ्लोराइड इज द बेस्ट रूट, ये बहुत बढ़िया तरीका है जिसे बनाने के लिए बेरिलियम फ्लोराइड, और बेरिलियम क्लोराइड बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, यही पूछा जाएगा। बेरिलियम फ्लोराइड और बेरिलियम क्लोराइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, पूछा जा सकता है नीट में। तो तुम्हें क्या बनाना है, NH4 का होल ट्वाइस BF4, यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी पॉइंट आपसे बहुत पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने NCERT स्टार्ट किया कि बच्चे जो छोटी छोटी बातों पे गलती करें वो ना करें। बोला ऑल दी एलिमेंट एक्सेप्ट बेरिलियम कंबाइन विथ दी हाइड्रोजन, बोला है सभी एलिमेंट की बात कर दिया जाए एक्सेप्ट बेरिलियम, भैया बेरिलियम तो अलग ही है, अलग ही उसकी प्रॉपर्टी है। एक्सेप्ट बेरिलियम कंबाइन करता है हाइड्रोजन से अपॉन हीटिंग टू फॉर्म देयर हाइड्राइड, और उसे हीट कर दिया जाए तो ये अपना हाइड्राइड बना लेते हैं, जैसे कि MH2 मेटल हाइड्राइड। मेटल कौन हो सकते हैं, बस एक ही हो सकता है, वो है बेरिलियम। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो पूछेगा कौन एल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन हाइड्राइड बना सकता है, केवल बेरिलियम हाइड्राइड बना सकता है, उसके अलावा कोई एलिमेंट अपना हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। तो BH2 बेरिलियम हाइड्राइड however can be prepared by the reaction of the BeCl2 with LiAl, ये तो पूछा जा सकता है भाई, बहुत कम चांसेस होता है। बेरिलियम क्लोराइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोजन से हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो बेरिलियम हाइड्राइड बना देता है और लिथियम क्लोराइड और प्लस AlCl3 मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड बना देता है। अब उसके बाद पढ़ते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड की बात कर रहे हैं। दी अल्कलाइन अर्थ मेटल रेडली रिएक्ट विद दी एसिड लिबरेशन डाइहाइड्रोजन, कोई बड़ी बात नहीं, देख लो M से साथ मेटल तो ही हो जाए या Cl के साथ रेड करवा दो तो MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। रिड्यूशन नेचर लाइक एल्कली मेटल दी एल्कलाइन अर्थ मेटल आर स्ट्रॉन्गेस्ट, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था, एल्कलाइन अर्थ मेटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। दिस इज इंडिकेटेड बाय द लार्ज नेगेटिविटी वैल्यू ऑफ देयर रिड्यूसिंग पोटेंशियल, और ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू देते हैं कितने रिड्यूसिंग पोटेंशियल थे। हाउएवर देयर रिड्यूसिंग पावर इज लेस देन दोज ऑफ द देयर करस्पॉन्डिंग, इसीलिए हम बोल सकते हैं इनकी रिड्यूसिंग पावर बहुत लेस होती है एज कम्पेयर टू एल्कली मेटल, मतलब एल्कली मेटल की रिड्यूसिंग पावर की बात कर दी जाए उनकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेरिलियम हैज अ लेस नेगेटिव वैल्यू, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है एज कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब बेरिलियम तो हटा ही दिया है, तो बेरिलियम के बहुत ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू शो करता है एज कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो B+2 में ही हमेशा रहता है, बोला नेगेटिव शो करता है, और रेस्ट केस में रहा बेरिलियम +2, क्यों, क्योंकि इसके पास +2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 आयन्स होते हैं। ठीक है, एंड रिलेटिवली लार्ज वैल्यू ऑफ द एटमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेटल, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, बस ये रिएक्शन देख लो, कोई बड़ी बात नहीं। और एक ये देख लो कि जब लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन करवा देगा तो डीप ब्लू कलर देगा, डीप ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा और अमोनिएटेड आयन बनाएगा। बड़ी बात ये है कि लिक्विड अमोनिया के साथ जब एल्कली मेटल में हमने शो करवाया था तो वो डीप ब्लू दिया था, लेकिन यहाँ पे डीप ब्लू के साथ ब्लैक कलर शो कर रहा है सॉल्यूशन में, और फॉर्म में क्या फॉर्मेशन कर रहा, अमोनिएटेड आयन फॉर्म कर रहा। फॉर्म दिस सॉल्यूशन दी अमोनिएटेड यम मेटल अमोनिया यानी 3 का होल की पावर 6 हो जाएगा इन दी पावर 2+ कैन बी रिकवर्ड। ये पूछा नहीं जाने वाला वैसे, लेकिन पूछा जाएगा, तो ही ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ नहीं पूछा जा सकता, लेकिन जब पूछा नहीं गया है इसलिए मैं तुम्हें रिलैक्स कर देता हूँ, उस चीज़ पे थोड़ी ध्यान देना है, तुम्हें हर लाइन पर ध्यान देना है। अब यूजेज क्या है, बेरिलियम ट्यूब, बेरिलियम का क्या यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दी एलॉय, एलॉय बनाने के लिए।
कॉपर बेरिलियम एलॉय आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है भैया कौन सा एलॉय ऐसा होता है जो कि हम स्ट्रेंथ मतलब स्प्रिंट से बनाने में उपयोग कर सकते हैं। तो कॉपर बेरिलियम ऐसा एलॉय होता है जो कि हम स्प्रिंट से स्ट्रेंथ मतलब स्प्रिंट बनाने का उपयोग होता है जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मेटेलिक बेरिलियम इज यूज। अब मेटेलिक बेरिलियम किस लिए यूज करते हैं? फॉर द मेकिंग विंडो ऑफ द एक्स रे ट्यूब। जो भी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जो भी हमारी रेडिएशन होती है, वो हम बेरिलियम मेटेलिक बेरिलियम का उपयोग करते हैं। मैग्नीशियम फॉर्म एलॉय, मैग्नीशियम भी एलॉय बनाता है विद एल्यूमिनियम जिंक मैग्नीज एंड टिन। इंपॉर्टेंट बात यह है मैग्नीशियम कितने लोजों से एलॉय बनाता है? एल्यूमिनियम जिंक मैग्नीज और टिन से साथ ये एलॉय बनाता है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एलॉय भी लाइट होता है और इनका जो एलॉय बनता है बहुत ज़्यादा हल्का होता है इन मास में मतलब हल्का होता है। और ये कहाँ यूज होते हैं? एयरक्राफ्ट काउंटरसन मतलब जहाँ हवाई जहाज़ें बनती हैं उनके बाहरी परत में ये लगा दिया जाता है जिससे कि टेम्परेचर जो एरोप्लेन या हवाई जहाज जितने भी एयरक्राफ्ट वाले एरिया में जो बनते हैं उससे टेम्परेचर मेंटेन रहा जाता है। बोला मैग्नीशियम पाउडर फॉर्म में एंड रिबन पाउडर फॉर्म में एंड रिबन इज यूज्ड इन अ फ्लैश पाउडर एंड द बल्ब। ये कहाँ उपयोग कर सकते हैं? फ्लैश पाउडर और बल्ब में इसका उपयोग हो सकता है। इंसेंडरी बॉम्ब में मतलब ये इसका उपयोग करते हैं। एंड सिग्नल पाने में ये सारी चीज़ उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, बोले ए सस्पेंशन ऑफ दी मैग्नीशियम। अब बोला सस्पेंशन, एक सस्पेंशन वाली बात है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है वाटर में, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड बना देता है। और सॉल्ट मिल्क ऑफ द मैग्नीशिया, बस पूछेगा भैया इससे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिससे बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा वाटर से तो हमारा क्या बना लेगा? मैग्नीशिया। या तुमसे ये पूछ लेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना देगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बना देगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बोला इट इज यूज्ड एज दी एंटासिड इन मेडिसिन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी मेडिसिन में वो बात आ जाए समझो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है वो कहाँ उपयोग होता है? एंटासिड इन मेडिसिन मतलब एसिड तो पचाने मतलब एंटा मतलब एसिड के विपक्ष। कोई चीज़ एसिड तो कम करता है, एसिडिटी तो घटाता है, तो इसे एसिडिटी तो घटाने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की मेडिसिन की उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट मतलब Mg2CO3 इज एन इंटीग्रेडेंट ऑफ द टूथपेस्ट। जैसे कि आपने सुना ही होगा आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है तो ये आपने सुना होगा। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट जो कि टूथपेस्ट में उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। और कैल्शियम इज यूज्ड एज द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड विथ आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस विथ कार्बन। अब बोला कैल्शियम का हम कहाँ उपयोग करते हैं? जब मेटल तो एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब मेटल की सफाई करते हैं तो कैल्शियम का हम उपयोग करते हैं जिससे कि वो ऑक्साइड बना लेता है ना। which are difficult to reduce with the carbon। और ये डिफिकल्टी तो हटाने के लिए मतलब जो कार्बन से रिड्यूस होने की क्षमता रहती है वो कम कर देगा। कैल्शियम एंड बैरियम मेटल ओइंग टू द रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट इवॉल्व टेम्परेचर। ये सारी चीज़ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब 12 पेज पे आ रहे, चलो पढ़ते हैं ना। बढ़िया बोला है the deposit oxidation state M2 plus is the predominant valence of the group certain element। ठीक है, the alkaline earth metal from compound which the predominantly ionic but less ionic than the corresponding compound of the alkali metal। This is the due to increased nuclear charge and smaller size। कोई बड़ी बात नहीं, ये आप तो मैं स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ वही चीज़ अब दोबारा लिखा है तो ये कुछ भी नहीं। ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड में पढ़ा होगा। ठीक है, देखो ये सीधे बोला है बेरिलियम क्या बनाएगा। बोला दी अल्कलाइन अर्थ मेटल जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में मतलब बोला है जब अल्कलाइन अर्थ मेटल तो जब बर्न किया जाएगा इन दी प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन तो ये क्या बना देगा? मोनो ऑक्साइड। पहली बात इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर जब ये अल्कलाइन अर्थ मेटल तो हीट या बर्न किया जाएगा इन दी प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन तो ये क्या बना लेगा? मोनो ऑक्साइड। और जो कि मोनो ऑक्साइड हुई
एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड कभी मोनो ऑक्साइड नहीं बनाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम कोई एल्कली अर्थ मेटल में बेरिलियम आता भी नहीं है, बेरिलियम आता भी नहीं है, बेरिलियम आता भी नहीं, तो इसलिए बेरिलियम ऑक्साइड कभी मोनो ऑक्साइड नहीं बनाता है। रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? रॉक साल्ट की तरह स्ट्रक्चर होता है। बेरिलियम ऑक्साइड इज इसेंशियली कोवैलेंट इन नेचर। ये तो तुमने स्टार्टिंग में ही बता दिया, कोवैलेंट इन नेचर होता है। दी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी ऑक्साइड एंड क्वाइट हाई एंड क्वांटिटेटिवली दे आर दी वेरी स्टेबल। जब इन्हें हीट दे दिया जाए तो ये बहुत स्टेबल महसूस करते हैं। हाँ क्या फील होगा, तो ऐसे स्टेबल ये फील करते हैं। और बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरेट इन नेचर। बोला है बेरिलियम ऑक्साइड, मैंने बोला था स्टार्टिंग में, जब ये ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है तो इसलिए इन्हें बोला जाता है एम्फोटेरेट इन नेचर। वाइल ऑक्साइड जब बनाता है, ऑक्साइड ऑफ द अदर एलिमेंट आर आयनिक इन नेचर। ये तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब बेरिलियम तो वैलेंट इन नेचर रहता है तो ये क्या फॉर्मेशन करता है? ये ऑक्साइड बनाता है। और जब एम्फोटेरेट इन नेचर में रहता है तो ऑक्साइड ऑफ अदर एलिमेंट आर आयनिक इन नेचर। मतलब बोल रहे हैं जो एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर दिया जाए, बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है तो वैलेंट नेचर का होता है, और अदर एलिमेंट वो क्या बनाते हैं? आयनिक इन नेचर। ऑल दीज ऑक्साइड एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड आर दी बेसिक इन नेचर। इंपॉर्टेंट बात ये भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है, बेरिलियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है विथ वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए तो बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है और फॉर्म स्पेरेंडली सोल्यूबल हाइड्रो ऑक्साइड, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में सोल्यूबल हाइड्रो ऑक्साइड में डिजॉल्व हो जाता है। ये रिएक्शन हो जाए दी सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी एंड दी बेसिक कैरेक्टर ऑफ दी हाइड्रो ऑक्साइड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर फ्रॉम द MgOH द होल टॉइस एंड बैरियम और OH का हाइड्रो ऑक्साइड बोल सकते हो। द एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रो ऑक्साइड आर हाउएवर लेस बेसिक एंड लेस स्टेबल देन एल्कली मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड इज एम्फोटेरेट। अब वहाँ पे क्या बोला था? वहाँ पे बोला तो बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरेट और बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड इज एम्फोटेरेट। मतलब भैया इसीलिए इसे कंसीडर नहीं करते हैं एल्कली अर्थ मेटल, क्योंकि ये हाइड्रो ऑक्साइड दोनों शो करता है। अब यहाँ पे लास्ट लाइन क्या बोला? बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड इज एम्फोटेरेट इन नेचर एज रिएक्ट विथ एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है एंड अल्कली बोथ, मतलब अल्कली के साथ भी रिएक्ट करता है और एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, इसलिए बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड एम्फोटेरेट इन नेचर होता है। ठीक है, अब हैलाइड की बात कर दिया जाए। ये बनाना बॉन्डिंग भैया आ गया, बनाना बॉन्डिंग। ठीक है, आगे एक्सेप्ट ऑफ द बेरिलियम हैलाइड ऑल अदर हैलाइड एल्कलाइन अर्थ मेटल आर आयनिक इन नेचर। पहले ही बोल दिया बेरिलियम ऑक्साइड तो वैलेंट इन नेचर होता है, उसके अलावा जितने भी मेटल होते हैं वो आयनिक इन नेचर होता है। बेरिलियम हैलाइड आर इसेंशियली तो वैलेंट, ये तुमने अभी पढ़ लिया ऊपर ही। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बेरिलियम क्लोराइड है चैन स्टेज इन द सॉलिड स्टेट। इंपॉर्टेंट बात है, बेरिलियम क्लोराइड का जो चैन बनेगा वो सॉलिड स्टेट में रहेगा, और जो कि बेरिलियम क्लोराइड। अब क्या इसका फैसला है अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इन द वेपर फेज BeCl2 टेंड्स टू फॉर्म ऑफ द क्लोरो ब्रिज। इंपॉर्टेंट बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा जाने का पूरा संभावना भी है पूछा जाने का। ठीक है, इन दी वेपर फेज की बात कर रहा है, इन दी लिक्विड फेज नहीं, इन दी सॉलिड फेज में नहीं, इन दी वेपर फेज BeCl2 बेटा इंपॉर्टेंट बात बोला, वेपर फेज की बात कर रहा है भैया, सॉलिड की नहीं बात कर रहा, लिक्विड की बात नहीं कर रहा, वेपर फेज की बात कर रहा है। BeCl2 ट्रेंड फॉर्म आ क्लोरोब्रिज डाइमर। क्या बनाता है? क्लोरोब्रिज डाइमर बनाता है, which dissociate into a linear monomer, और इसका एक छोटा लीनियर पार्ट रिसीव होते हैं मोनोमर एट हाई टेम्परेचर ऑफ दी ऑर्डर ऑफ दी 1200 केल्विन देना पड़ता है, इससे टेम्परेचर देना पड़ता है। दी टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड हाइड्रेटेड ग्रेजुअली डिक्रीज, फॉर एग्जाम्पल MgCl2.8H2O और CaCl2 6H2O, YaCl2 6H2O एंड BaCl2 2H2O। बोला है ये सारे हमारे हाइड्रेटेड ऑर्डर है। अब बोला है कि डाउन डी ग्रुप की बात बताया। डिहाइड्रेशन ऑफ दी हाइड्रेटेड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ऑफ कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम कैन बी अचीव ऑन हीट करने के बाद ये सारी चीज़ हमें अचीव हुई जो हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है,
However, the trophondin of the hydrated halide of the beryllium magnesium on heating suffer hydrolysis. The fluoride and relatively less soluble than the chloride owing to their highly lattice energy. इनकी lattice energy बहुत ज़्यादा होती है। अब सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट ऑफ द ऑजो एसिड। ऑजो एसिड के सॉल्ट क्या होता है? दी अल्कलाइन अर्थ मेटल आर फॉर्म सॉल्ट ऑफ ऑजो एसिड सम ऑफ दी आर। अब पहला सॉल्ट क्या होता है? कार्बोनेट। कार्बोनेट ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल इनसोल्यूबल इन वाटर। वाटर में सोल्यूबल की इनसोल्यूबल? वाटर में इनसोल्यूबल एंड कैन बी प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट बनाते तब जब सोडियम इनमें मतलब सोडियम कार्बोनेट जब ऐड कर दिया जाए, मतलब सोडियम जब ऐड कर लिया जाएगा तो सोडियम कार्बोनेट बना लेगा और ये क्या बनाएंगे? प्रेसिपिटेट। सोडियम या अमोनियम, बोला सोडियम या अमोनियम, तो ऐड करने के बाद या सोडियम या अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन मिल जाएगा टू अ सॉल्यूशन ऑफ द सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ द मेटल। बोला सोडियम या एल्युमिनियम कार्बोनेट के साथ जब हम इसका एडिशन कर दे तो ये क्या बना लेते हैं? प्रेसिपिटेट। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट इन वाटर डिक्रीज एट द एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल आयन डिक्रीज। जैसे जैसे मेटल आयन की नंबर डिक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे इनकी कार्बोनेट की वाटर की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। मतलब मेटल आयन जिस तरह मेटल आयन की नंबर डिक्रीज होते रहेंगे उस तरह सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट वाटर डिक्रीज करता जाएगा। ऑल द कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीट टू द CO2। और जितने भी कार्बोनेट होते हैं उन्हें डिकम्पोज मतलब हीट दे दिया जाए तो वो किस फॉर्म में बना लेते हैं? CO2 एंड ऑक्साइड। बेरिलियम कार्बोनेट इज अनस्टेबल। बेरिलियम कार्बोनेट अनस्टेबल होता है और बेरिलियम कार्बोनेट तो कहाँ रखा गया है? इट इज केप्ट ओनली द एटमॉस्फेयर ऑफ द CO2। CO2 के एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। दी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजिंग द इंक्रीजिंग कैटायनिक साइड। और इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा एट विद दी मतलब जिस तरह कैटायन की साइड इंक्रीज करती जाएगी, पॉजिटिविटी पॉजिटिव कैरेक्टर जिस तरह इंक्रीज करी जाए उस तरह थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब सल्फेट की बात कर रहा है। सल्फेट दी सल्फेट ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल और द वाइट सॉलिड। भैया कैसे होते हैं? वाइट सॉलिड होते हैं, स्टेबल टू हीट। BeSO4 बेरिलियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट आर दी readily soluble in water। दी solubility decrease from the CaSO4 और BaSO4 जो solubility decrease होता मतलब कैल्शियम सल्फेट और बैरियम सल्फेट का ये डिक्रीज करेगा। दी ग्रेटर हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ द Be2+। ग्रेटर हाइड्रेशन इंथैल्पी किसका होता है? Be2+ और मैग्नीशियम 2+ आयन overcome the lattice enthalpic factor and therefore they are सल्फेट एंड सोल्यूबल बाई वाटर। ठीक है, अब नाइट्रेट की बात कर दिया जाए। दी नाइट्रेट मेड बाई दी डिसोल्यूशन ऑफ द कार्बोनेट इन द डाइल्यूट नाइट्रेट एसिड। मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइन विद द 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइन करेगा कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ क्रिस्टल बनाएगा? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ मैग्नीशियम अपना ये क्रिस्टल नेचर होता है। वेरट बैरियम की बात कर दिया जाए। बैरियम नाइट्रेट तब बनाएगा क्रिस्टल जब एनहाइड्रस साल्ट बनाएगा, मतलब जब एनहाइड्रस साल्ट से कंबाइन करेगा तब वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में शो करेगा। दिस अगेन शो अ डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट विद द इंक्रीजिंग साइज एंड डिक्रीजिंग हाइड्रेशन इंथैल्पी। मतलब जिस तरह साइज इंक्रीज करती जाएगी और हाइड्रेशन इंथैल्पी डिक्रीज करती जाएगी, मतलब इनवर्स है। साइज इंक्रीज करेगी, हाइड्रेशन इंथैल्पी डिक्रीज करेगी तो मतलब इनवर्स होती है। ऑल ऑफ देम डिकम्पोज ऑफ द हीटिंग टू द ऑक्साइड लाइक लिथियम नाइट्रेट। लिथियम नाइट्रेट जैसे हमारा बनाया था उसी तरह हमारे जितने भी ऑक्साइड है वो भी ये बनाएंगे। हाय रब्बा। बेरिलियम इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप सेकंड। बेरिलियम फर्स्ट मेंबर होता है ग्रुप सेकंड का, भैया ये तुम जानते ही हो। सो एनामोलॉजस बिहेवियर एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। और इनकी बिहेवियर एनामोलॉजस बिहेवियर जो होती है बहुत अलग होती है। एंड रेस्ट ऑफ द डायगोनल मेंबर, मतलब ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं किसके साथ? एल्युमिनियम विच द डिस्टेंस सब्सिट्यूटली। एल्युमिनियम का अब नीचे शो चला जाएगा। भाई क्यों डायगोनल रिलेशनशिप शो किए, क्या है आगे हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, बेरिलियम एक एक्सेप्शनल चीज़ है जो कि इसकी एटॉमिक साइज और आयनिक साइज बहुत बोला एंड आयनिक साइड एंड दस
दस डज नॉट कंपेयर वेल दी अदर मेंबर, मतलब बोला बेरिलियम जो होता है एक एक्सेप्शन है। पहली चीज़, इसकी एटॉमिक साइज और आयनिक साइज बहुत छोटी होती है, इसलिए हम इसके कंपेयर में अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप तो छोड़ देते हैं। इसलिए इसकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। एंड क्यों? क्योंकि इनकी साइज बहुत छोटी होती है और ये कंपाउंड में क्या फॉर्मेशन करते हैं, लार्जली कोवैलेंट इन नेचर होता है और दैट इजिली हाइड्रोलाइज, और ये इजिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। बेरिलियम डज नॉट एक्टिवेट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन द 4 एज इन बैलेंस सेल देयर आर दी ओनली 4 ऑर्बिटल। भैया बेरिलियम कभी भी अपने कोऑर्डिनेशन, मतलब वो कभी भी उसके पास, बेरिलियम के पास कितने आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, कितने? बेरिलियम डज नॉट वो कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4 एज इन इट बैलेंस सेल, मतलब वो अपने बैलेंस सेल में 4 से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर कभी भी रख नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास 4 ही ऑर्बिटल है और 4 ऑर्बिटल में ही सब कुछ रखना है। रिमेनिंग मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन हैव अ कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब बोला बेरिलियम के पास कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता, क्योंकि इसके बैलेंस, इससे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे मैक्सिमम 4 ऑर्बिटल होने की वजह से इसमें कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। और बाकी के जितने हैं डी ब्लॉक के, और डी ब्लॉक के कोऑर्डिनेशन नंबर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बेरिलियम में नहीं होते हैं। अब बोल रहे हैं डी ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ द बेरिलियम अनलाइक हाइड्रोक्साइड ऑफ द एलिमेंट इन ग्रुप एम्फोटेरिक इन नेचर। कोई बात नहीं, मैंने ये एकदम साफ साफ बताया था स्टार्ट। बेरिलियम रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम और एल्युमिनियम, अब इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है? द आयनिट ऑफ द बेरिलियम B+2 एस्टिमेटेड टू बी 31 पिकोमीटर, चार्ज रेडियस रेशियो नियरली दी सेम ऑफ द एल्युमिनियम, मतलब बोला है चार्ज की बात कर दी जाए उस पर +2 है और इस पर +3 है, मतलब चार्ज की बात कर दिया जाए। हैंस बेरिलियम रिसेंबल एल्युमिनियम इन सम वे, इसी वजह से जो बेरिलियम और एल्युमिनियम आपस में कुछ प्रॉपर्टी अलग अलग शो करते हैं और तो सिमिलरिटी भी है। अब सिमिलरिटी क्या है इन दोनों का देखते हैं। बोला लाइक एल्युमिनियम एंड बेरिलियम इज नॉट रेडली अटैच टू बाई एसिड, बोला ये दोनों जल्दी ही अटैच नहीं करते, अटैच बाय द एसिड, ये इनसे एसिड से डायरेक्ट अटैच नहीं करवाते हैं। नॉट रियडली अटैच बाय द एसिड, ज़्यादा तो एसिड इन दोनों पे अटैच है, जब बोले जाओ बस रुक जाओ समाप्त, अब नहीं करूँगा मैं तुमसे साथ, मतलब वो एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करता। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट ऑफ एन ऑक्साइड, उसके पास ऑक्साइड लेयर प्रेजेंट होती है ऑन दी सरफेस ऑफ द मेटल, उसके मेटल के सरफेस पे ऑक्साइड लेयर प्रेजेंट हो जाने की वजह से तो ये एसिड उस पर अटैच नहीं करता है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड dissolved in the acid of alkali to a बेरिलेट आयन, जब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व होता है एसिड मतलब एल्कली मेटल का ज़्यादा अमाउंट हो जाए तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जब डिजॉल्व करता है तो वो क्या बना रहता है, बेरिलेट आयन, जिसे हम बोलते हैं BeOH का होल 4 की पावर 2 जस्ट एन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जिप एल्मोनिएट AlOH4-। 350 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जब इससे एल्कलाइड से एक्सेस अमाउंट में एल्कलाइड से रिएक्ट करवाते हैं तो एल्यूमिनेट आयन ये भी प्रोड्यूस करता है। द क्लोराइड ऑफ द बोथ बेरिलियम एंड एल्युमिनियम हैव क्लोरीन माइनस ब्रेक क्लोरीन स्ट्रक्चर इन द वेपर फेज। ये दोनों मतलब बोथ बेरिलियम एंड एल्युमिनियम हैव Cl- ब्रिज, मतलब इन दोनों जब Cl- से ब्रिज मतलब Cl- से जब गठबंधन करते हैं तो ये लोग एक ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं किस फेज में, वेपर फेज में, लिक्विड फेज में, सॉलिड फेज में, वेपर फेज में। बोथ दी क्लोराइड एंड दी सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दे आर दी स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड, और ये स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड होते हैं। दे आर यूज्ड इन अ फ्रीडल क्राफ्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भैया AlCl3 तुम लोग यही इसीलिए तुम फ्रीडल क्राफ्ट में यूज करते हो, एनहाइड्रेट AlCl3 तुम यूज करते हो कि नहीं फ्रीडल क्राफ्ट कैटालिस्ट, इसीलिए क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड होता है, इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट कैटालिस्ट इसीलिए बोला गया है। AlCl3 एनहाइड्रेट होता है जो कि लुईस एसिड का वर्क करता है, ठीक है। बेरिलियम एंड एल्युमिनियम आयन हैव स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, भैया इन दोनों के पास टेंडेंसी है कि कॉम्प्लेक्स अपना स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता है। सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ द कैल्शियम, इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ द कैल्शियम है
हाँ 14, 15, 16, हाँ। सब इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ द कैल्शियम एंड आज कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम का क्या बना है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सीमेंट बना सकता है। दे आर इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दे आर लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ द कंपाउंड, और ये लार्ज स्केल में बनाए जाते हैं। अब लाइम वाटर, लाइम तो एक लाइम बनाया जाता है जिसका फार्मूला होता है CaO। इट इज अ प्रिपेयर्ड ऑफ द कॉमर्शियली स्टील, जो लाइम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये कॉमर्शियली बनाया जाता है कि इंडस्ट्रियल बनाया जाता है? कॉमर्शियल स्टील पे बनाया जाता है। हीट इन लाइम स्टोन कितने CaCO3 तो जब हम हीट करते कितने अमाउंट 1070 मतलब 1070 टू 12,070 केल्विन। भाई बहुत ज़्यादा अमाउंट हीट देनी पड़ती है। CaCO3 ये रिवर्सिबल होता है, जो कि हीट दिया जाए CaO में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में, ठीक है। The calcium dioxide is removed as soon in a produce enable reduction to produce to completion. कैल्शियम ऑक्साइड इज अ वाइट एमॉर्फस। कैसा होता है कैल्शियम ऑक्साइड? वाइट एमॉर्फस, सॉलिड होता है, लिक्विड नहीं होता, तुम समझ लो, गैस नहीं होता कैल्शियम ऑक्साइड। तुम्हें लगता है कि कैल्शियम ऑक्साइड मतलब वेपर हो जा, वेपर नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है। वाइट एमॉर्फस सॉलिड होता है। इट हैव हाईली मेल्टिंग पॉइंट 2870 मतलब 2870 केल्विन होता है। ऑन एक्सपोजर ऑफ टू एटमॉस्फेयर इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर और CO2। कितने बचे यार? चलो 2 पेज बचे हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं ना। CaO ये तुमने रिएक्शन देख ही लिया, मैंने पढ़ा ही दिया। और यूजेज ऑफ पढ़े, इट इज एन इम्पॉर्टेंट प्राइमरी मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट एंड द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ द एल्कली मेटल। और ये पहला प्राइमरी मटेरियल क्या बनाता है?